चलिए ये प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से आज का जो सिनेरियो जो चल रहा है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है कि मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या क्या मेरे अंदर चल रहा था, ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें हमने क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो शुरुआत करता हूं मैं कि जब मैंने तय किया कि मुझे फॉरेन जाना है तो अमेरिका जाने का मेरा बड़ा ख्याल था कि अमेरिका जाना चाहिए। और उसी वक्त आपको यदि याद होगा 1998 के आसपास में कोचाड़े कांड हो गया था नागपुर में। नागपुर यूनिवर्सिटी वाज ऑलमोस्ट बैन एवरीवेयर। तो वो सिचुएशन मैंने भी बहुत फेस की। तो मैं काफ़ी जगह इंटरव्यू देने जाता था तो बिकॉज ऑफ दिस कोचाड़े कांड मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो उस दौरान में मैंने एक चीज़ समझी कि क्या मैं बेसिक टू बेसिक कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि फॉरेन जाना है तो डेफिनेटली लिफ्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लिफ्ट में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, ऊपर नीचे जाना पड़ता है। तो उसी दौरान में एक नई बिल्डिंग बनी थी हमारे नागपुर में सिविल लाइंस में, जिसका नाम है पूनम प्लाजा। मेरे को लगता है शायद नागपुर की ये पहली लिफ्ट थी जिसमें पहली बिल्डिंग थी जिसमें लिफ्ट था शायद। तो इस लिफ्ट से मैं ऊपर नीचे कभी कभी जाया करता था, महीने में एक आध बार, एक दो बार ऐसा। तो इस लिफ्ट का जो लिफ्टमैन है वो मेरा काफ़ी अच्छा पहचान का हो गया था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, हम लोग जब ऊपर गए, ऊपर से जब नीचे आ रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि अमर तू एक दिन दुनिया की सबसे फास्ट लिफ्ट में बैठेगा। और पता नहीं क्यों ये एक तरीके से मेरे लिए दुआ की तरह थी। अब मैं आगे बताऊंगा कि फिर उसका क्या हुआ है। गुरप्रीत जी, सेकंड स्लाइड पे आएंगे हम। जैसे कि मैंने बताया कि कोचारी प्लांट की वजह से अपना नागपुर से जब बैन हो गया था, तो ऐसे में पूना में एक सॉरी मुंबई में एक कंपनी में मैं गया था इंटरव्यू देने। तो वहां पर जब मैं पहुंचा तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट पे जो लेडी थी, उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स देखे, मेरे फाइल देखी, और जैसे ही उन्होंने मेरे नागपुर यूनिवर्सिटी का मार्कशीट देखा बीएससी का, तो उन्होंने मेरी फाइल फेंक दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने लिटरली उनको यही बोला कि क्या कोचाड़े ने गलती की है? मैंने थोड़ी किया है, मैंने तो ईमानदारी से पढ़ाई की थी। तो मेरी आवाज़ सुन के, मेरा चिल्लाना सुन के वहाँ के शायद ओनर होंगे या कोई तो भी उस कंपनी के बहुत बड़े मैनेजर होंगे, वो मुझे अपने केबिन में लेके गए। और केबिन में लेके जाके उन्होंने मुझे एक बात बोली कि तू डिग्री बदल दे। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, डिग्री बदल दे? अभी तो यार एक इतनी मुश्किल से बीएससी क्लियर किया, उसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, अब वापस क्या डिग्री बदलूंगा? फिर से 3-4 साल लग जाएंगे उसमें। तो उन्होंने मुझे बताया कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, जिसे जिसका ऑनलाइन एग्जाम होता है। यदि ये मैं कर लूंगा तो आई बिकम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। ये चीज मुझे पता थी पर मेरे ध्यान में कभी नहीं आया था। नागपुर में कई सारे इंस्टीट्यूट थे जो ये कोर्स पढ़ाते थे, पर क्योंकि मैं लिनक्स और यूनिक्स का बंदा हूं, तो मैंने कभी भी विंडोज के बारे में नहीं सोचा था। तो इस उनकी इस बात से मुझे थोड़ी सी उम्मीद नजर आई। तो मैं जब नागपुर आया वापस, मैंने थोड़ा एपटेक में गया था, एनआईटी में गया था, और दो तीन इंस्टीट्यूट है जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स पढ़ाते थे। और मेरे कुछ जान पहचान के लोग थे जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट करके ये सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। उनसे मैंने बात की तो मुझे समझ में आया कि कम से कम 2.5 से 3 साल से 4 साल लगते हैं ये पूरा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो, कुछ और तो था नहीं करने के लिए, तो क्यों ना यही सर्टिफिकेशन कोर्स किया जाए और ये एग्ज़ाम क्लियर किया जाए। तो मैंने सबसे पहले तो जैसे ही ये प्लान किया, तो मैंने सबसे पहले जाके ये एक इसका एग्ज़ाम दे दिया, जिसमें मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। मुझे याद है 3 ही नंबर मिले थे मेरे को। तो लेकिन इस एग्ज़ाम ने मुझे एक तो सब बात समझा दी कि मेरा क्या लेवल है माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ को लेकर। तो फिर मैंने उसकी पढ़ाई शुरू की। और पता नहीं ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि 2.5 महीने में मैंने ये एग्ज़ाम पूरा क्लियर कर लिया। इसमें 7 पेपर होते हैं जो मैंने सिर्फ 2.5 महीने में क्लियर कर लिए। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर अगर मैं ठान लूँ तो ये हो सकता है। ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा समय देने की, सिर्फ आपको ठानना पड़ेगा। गुरप्रीत जी, नेक्स्ट स्लाइड।
आपको याद है मैंने बताया था कि मुझे एक लिफ्ट मैन ने वो दुआ दी थी कि आप सबसे फास्ट लिफ्ट में बैठेंगे। तो जब मुझे सर्टिफिकेशन मिला माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का, तो मैंने अपने रिज्यूम में डाला और काफ़ी कंपनियों में अप्लाई किया, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग देशों में अप्लाई किया। तो मुझे जापान से ऑफर आया था, और जापान में योकोहामा एक नाम का शहर है जहाँ पर एक बिल्डिंग है लैंडमार्क टावर। तो जिस कंपनी में मैं ज्वाइंट हुआ था वो कंपनी इसी बिल्डिंग में 47th फ्लोर पे थी, और उस वक्त वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट इस बिल्डिंग में थी। जब मैं इस बिल्डिंग के अंदर गया और जब उसकी स्पीड मैंने महसूस की, और जब मैंने बाद में लोगों को पूछा कि इतनी स्पीड कैसी है, तो उन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट है। मुझे उस दिन याद है कि ये उस बंदे ने मुझे बोला था। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि जिंदगी रास्ता दिखाती है, पर मैं समझ नहीं पाया तब, क्योंकि मैं तो अमेरिका जाने की सोचा था। अगर मैं उनकी बात उस वक्त मान लेता तो हो सकता है कि मैं पूरी एनर्जी अपनी जापान में डाल सकता था, क्योंकि जापान की लिफ्ट वाज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लिफ्ट। गुरप्रीत जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे हम लोग। सो वो कंपनी ज्वाइन की, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा कुछ ऑटोमेशन करने का काम था वहाँ पर। सो मैंने बहुत सारा उसमें ऑटोमेशन किया था, पूरा डाटाबेस मॉनिटरिंग करने का, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे रिजॉल्व होना चाहिए, उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग वगैरह सब मैंने बनाई थी। और पता नहीं क्यों तो वो जो कंपनी थी किसी वजह से लॉस में चली गई और वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो जिस कंपनी के थ्रू मैं जापान गया था, तो अभी उन्होंने मुझे वापस इंडिया बुला लिया, पर मुझे इंडिया नहीं आना था। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं जापान पहुंचा उसके जस्ट 4 या 5 महीने बाद ही ये घटना घटी थी। मुझे इंडिया वापस तब नहीं आना था, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। और वो उस वक्त मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में रहता था, तो मेरे लिए वो गेस्ट हाउस छोड़ना बहुत ज़रूरी था। हालांकि थोड़े बहुत पैसे थे, मैं कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता था, पर मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि टोक्यो वॉज अ कॉस्टलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगा कि जितना पैसा मैं बचा सकूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहीं पर रहना के बजाय मैं फुटपाथ पर रहना तय किया। एक नदी है योकोहामा के पास, उस नदी के वहाँ पर मैं बाजू में एक शेल्टर था, वहाँ पे मैं रहा। तो उसी दौरान मैं 2-3 दिन मैं दिन भर घूम घूम के कंपनियों में अप्लाई करता था और कंपनी में बात करता था, प्लेसमेंट एजेंसियों से मिलता था। ऐसा कर कर के मेरे 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन रात को जब मैं वहाँ पर सो रहा था, तो एक मुझे होमलेस बंदा, जिसका भी वो भी मेरे जैसे ही बेघर था उस दिन, वो मेरे बाजू वाले डेस्क पे आके बैठ गया, बेंच पे आके बैठ गया, और मुझसे काफ़ी सारी बातें कर रहा था। उसकी इंग्लिश अच्छी थी, तो हम लोग बात कर पा रहे थे दोनों भी। तो काफ़ी हम लोग बात किए, और बात करते करते मैं सो गया। और जब सुबह उठा तो जो मैंने देखा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने देखा कि उस बंदे ने 2 कचरे के डिब्बे जो होते हैं, वहाँ पे जो कचरे के डिब्बे होते हैं, उसको मेरे पास में खींच कर उसमें आग लगा के रखी थी, ताकि उसकी गर्मी मुझे मिलती रहे। तो जब मैं सुबह करीब करीब 5:30 बजे उठा, तो मुझे वो सीन देखकर मैं इतना खुश हो गया, मुझे ऐसा लगा कि आज तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, आज मैं जो करूँगा मुझे सक्सेस मिलने ही वाला है। तो उसी वक्त मैंने वेस्टल भी एक कंपनी है जिसमें मेरा उस दिन इंटरव्यू होने वाला था, तो वेस्टल भी मैं गया मैं। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा, तो योरी अनिसिमो नाम के एक बंदे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू क्या लिया, उन्होंने सीधा लैपटॉप लेके आया मेरे पास और मुझे बोले, अमर ये एक इशू आ रहा है, क्या ये फिक्स कर सकते हैं क्या? तो मैंने देखा, और ये प्रॉब्लम मैं पिछले 3-4 महीने से ऑलमोस्ट रोज ही हैंडल कर रहा था। तो मेरे लिए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, 2 मिनट का काम था। तो मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और उसी वक्त उन्होंने मुझे ऑफर भी दे दिया, और साथ ही साथ रहने के लिए घर भी दे दिया। तो वो जो बंदे ने जो वो जो होमलेस आदमी ने जो किया मेरे लिए सुबह, जो मैंने देखा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरे दिमाग में एक पल के लिए भी थॉट नहीं आया ऐसा कि आज कुछ भी चीज़ मेरे साथ बुरी हो सकती है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हमेशा आज तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो इससे मुझे बहुत एनर्जी मिली, और मुझे जॉब भी मिला उस दिन, और रहने को घर भी मिला।
नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी। सो जब वेस्टल भी ज्वाइन किया मैंने, तो मेरा कुछ पूछिए मत, लाइफ तो एकदम ऐसे चेंज हो गई जैसे आप सोच भी नहीं सकता था मैं कभी। हर दूसरे तीसरे महीने में किसी ना किसी कंट्री में जाके काम करना पड़ता था, अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करना पड़ता था। उसी दौरान मैं 2003 के आसपास मैं लंदन गया था, और लंदन में जब मैं गया था 2-3 दिन के बाद, वहाँ पर एक होटल, एक स्टेशन है सिल्वर स्टेट नाम का, सबवे का स्टेशन है, उसके बाजू में एक होटल है, वहाँ पर ऐश्वर्या राय आई हुई थी। तो मेरे फ्रेंड ने बोला चलो आज जाके अपन उनका ऑटोग्राफ लेंगे। तो हम दोनों चले गए वहाँ पर। बस सबवे से हम लोग पहुंचे सिल्वर स्टेट स्टेशन, और वहाँ पे जाके हमने पहुंचे तो हमने देखा बहुत सारी भीड़ थी। तो हम लोग, मैं तो एक इंडियन था डेफिनेटली, थोड़ा सा अलग ही एटीट्यूड रहता है, तो धक्का धुक्का दे दे के मैं कैसे तो भी सामने पहुंच गया, और सामने ऐश्वर्या राय सबको ऑटोग्राफ दे रही थी। मैं जैसे ही सामने पहुंचा तो मेरी नजर पड़ी वहां पे मर्सिडीज की लिमोजिन खड़ी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा ध्यान पूरा ऐश्वर्या राय से हटके पूरी तरीके से लिमोजिन पे चला गया, और पूरी तरीके से लिमोजिन को दे ही देख रहा था मैं। ऐश्वर्या राय आई, बात की हम लोगों के साथ, और चली भी गई, और मेरा कुछ भी ध्यान नहीं था। मेरा पूरा फोकस वो लिमोजिन की तरफ था। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि जो मुझे कंपनी का टैक्सी प्रोवाइड था, जो मुझे होटल से ऑफिस ड्रॉप करती थी, तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरे ड्राइवर का फ़ोन आया कि गाड़ी खराब हो गई है, तो उसे थोड़ा लेट होगा मुझे लेने आने के लिए। तो बोला ठीक है, कितना लेट होगा? तो बोले मैं 5-10 मिनट लेट हो जाऊंगा। यूजुअली वो मुझे 9 बजे लेने आते थे, पर उस दिन उनको आते आते पौने 10 बज गए। और जैसे उनका पौने 10 बजे फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आ जाइए नीचे। मैं आ गया हूँ, तो मैं नीचे गया, पहुँचा। और हमेशा ऐसा होता है कि जैसे ही मैं होटल के दरवाजे के सामने आता था, तो मेरी कार सामने खड़ी रहती थी, पर आज वो कार सामने नहीं खड़ी थी। तो मैंने फ़ोन उठाया और ड्राइवर को फ़ोन लगाया, बोला, और उसको मैंने थोड़ा सा रूडली बात करना शुरू कर दिया, भाई ये क्या है, तुम आज मेरे सामने गाड़ी लेके नहीं हो। एक थोड़ा सा एटीट्यूड सा मुझे मेरे इसमें आ गया था उस वक्त। तो उसने जस्ट मुझे बोला, बाजू से भागते हुए आया, बोला सर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। और जब मैंने पलट के देखा, तो मैंने देखा लिमोजिन वहां पे खड़ी थी, मर्सिडीज की। वो लिमोजिन देख के मेरे होश उड़ गए। मेरे को दिखा कि मैं कितना ज्यादा ईगो में चला गया था, कितना ज्यादा मैं घमंड दिखा रहा हूँ लोगों को, मेरे को किसी की परवाह नहीं हो रही है, मुझे उस वक्त दिखा था। मेरे को ये दिखाई दिया कि मैं कितना बौना हो गया हूँ अपने लाइफ में इस सब बिहेवियर की वजह से। आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं बहुत डर गया था, और मेरे लिटरली हाथ पैर भी कांपने लग गए थे, और मेरी जबान भी लड़खड़ा रही थी। और उसी चक्कर में मेरे से एक गलती हो गई कि मैं वो लिमोजिन के कैबिन में बैठने के बजाय मैं ड्राइवर की बाजू वाली सीट में जाके बैठ गया, और फिर उसने मुझे ऑफिस छोड़ दिया। और लिमोजिन का वो मेजर जो राइट था मेरे लाइफ का, वो ड्राइवर के बाजू में हो गया, जो अच्छे से कैबिन में हो सकता था। गुरप्रीत, 5th स्लाइड लाएंगे? नेक्स्ट स्लाइड। सो ये घटना है करीब करीब 2006 की, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और डिलीवरी के लिए वो योतमा में आई हुई थी। तो जब डेट, डॉक्टर ने जो डेट बताई थी, तो वो डेट पर मैंने सोचा कि मैंने वहाँ पे रहना चाहिए योतमा में। तो मैं उसके 2 दिन पहले नागपुर आया, नागपुर से योतमा गया। और जब मैं योतमा पहुंचा दूसरे दिन, जैसे डॉक्टर ने कहा था कि डिलीवरी इस डेट को होगी, तो वो डेट पे हम लोग जब गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, आप बाद में आइएगा। तो हम लोग घर आ गए। तो मेरी वाइफ को लेबर पेन होना शुरू होता था एक बार, तो हम वापस गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोले नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, वापस हम घर आते थे। ऐसा 3-4 बार हो गया था। करीब करीब मैं 15 दिन की छुट्टी पे आया था, लेकिन हुआ ऐसा कि ऑलमोस्ट 10 दिन ऐसे ही निकल गए। हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, वापस घर पे आ जाते, और मेरा टेंशन बढ़ते जा रहा था, क्योंकि मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी, और मैं छुट्टी एक्सटेंड भी नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे हैंडल करना था। तो कैसे तैसे 5 दिन पहले
वो दिन आया जब मेरा बेटा पैदा हुआ। और जैसे ही वो पैदा हुआ तो कुछ सिम्टम्स है उसमें प्रॉब्लमेटिक, तो डॉक्टर ने उन्हें इंक्यूबेशन सेंटर में डाल दिया। वो एक कांच का बॉक्स होता है, उसमें उनको डाल दिया। तो 4 4 साढ़े 4 दिन वो पूरी तरह से उसी बॉक्स में थे। मैं बहुत तड़प रहा था उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, हाथ लगाने के लिए, पर वो हो नहीं पा रहा था 4 5 दिन। और जब मेरे बेटे को डिस्चार्ज दिया गया तो यही पर्टिकुलर मोमेंट है, ये शायद 5 6 मिनट का मोमेंट होगा। इतने ही 5 6 मिनट के लिए मेरा बेटा मेरे हाथ में था, और उतना ही मैं उसको देख पाया था। और उसके बाद मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी रात की। तो मुझे निकलना पड़ा। सो जब मुझे याद है कि मेरे लाइफ का सबसे हैवीएस्ट वॉक रहा होगा, जब मैं वहां से उस घर मेरे ससुराल से निकल के जब मैं बस पकड़ने के लिए जा रहा था, मेरे लाइफ का उतना हेवीएस्ट वॉक मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। और जब मैं नागपुर से मुंबई, मुंबई से जब टोक्यो तक जा रहा था, तो मेरे थॉट प्रोसेस में कंटिन्यूसली एक ही बात चल रही थी कि क्योंकि मैं अपने आप को अपने माँ बाप से दूर रखा है, इसलिए भगवान ने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं अपने बेटे को ज़्यादा दिन देर समय नहीं दे पाया और मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा। और फिर ये थॉट प्रोसेस इतना बढ़ता चला गया और घटनाक्रम ऐसे बनती चली गई कि उसके बाद 2.5 साल में मैं पूरी तरीके से इंडिया ही आ गया। सो मैं नागपुर ही आ गया उसके बाद। नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि वाई आई एम टेलिंग दिस। सो सक्सेस गुरु ऐसे कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपको 3 चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है: जुगाड़, जुनून और जुबान। और ये तीनों भी मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए। आपने मेरे जो मैंने स्टोरी बताई आपको 5, वहां पे आपको नजर आया होगा। लेकिन एक हिडन चीज भी है जो आप शायद नहीं देख पाए होंगे। गुरप्रीत जी जरा आगे बढ़ाएंगे। वो होती है एहसास, मेरी फीलिंग्स, मेरे एहसास। मैं कैसा फील कर रहा था, मेरे क्या एहसास थे। ये मुझे ये मेरा हिडन चीज है, जो मैं उस वक्त बहुत बहुत क्लोजली देख सका कि किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के एक्शंस ट्रिगर करते हैं, और किस तरह के एक्शंस फिर आपको किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे गुरप्रीत जी। थोड़ा फीलिंग्स पे बात करना चाहूंगा मैं। फीलिंग्स 2 तरह की होती हैं, एक तो अच्छी फीलिंग और एक बुरी फीलिंग। बुरी फीलिंग हमेशा आपको बुरे एक्शंस करवाएंगे और बुरे रिजल्ट आएंगे। अच्छी फीलिंग आपसे अच्छे एक्शंस करवाएंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। गुरप्रीत जी नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें आपको लग रहा होगा कि ये बंदा एक्चुअली बुरी फीलिंग में है, इसलिए अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है। पर मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, बीइंग इमोशन इंटेलिजेंस एंड माइंडफुलनेस कोच, कि फीलिंग बुरी कभी होती ही नहीं है। ये उदाहरण के तौर पे मैं ऐसा समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए अंधेरा है। अंधेरा तब तक ही है जब तक वहां पे उजाला नहीं आता है। जैसे ही उजाला आएगा तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। मतलब अंधेरा वहां पे होता नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट है वहां पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे अंधेरा है, वहां पे सिर्फ लाइट नहीं है, ये मैं कहूंगा। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे ठंडी है, तो एब्सेंस ऑफ हीट का मतलब वहां पे कोल्ड है, ठंडी है, गर्मी की कमी की वजह से वहां पे ठंडी है। उसी तरीके से बैड फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग होती नहीं है। एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव फीलिंग या फिर एब्सेंस ऑफ गुड फीलिंग जहां पे होती है, वहां पे अल्टीमेटली नेगेटिव फीलिंग या फिर बैड फीलिंग ही होगी। ये डिस्टिंक्शन आपको समझ जाएगा तो बहुत सारी चीजें इस कोरोना के सिचुएशन में आपकी सॉल्व हो जाएगी, कि आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अच्छी फीलिंग या फिर गुड फीलिंग को ध्यान में रख के उसी को ही बढ़ाना है। अगर वो कहीं भी किसी भी तरीके से कम होगी, तो अपने आप बैड फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग टेक ओवर कर लेगी, अपने आप ही कर लेगी। नेक्स्ट स्लाइड। सो फीलिंग ऐसी भी हो सकती है एक, कि आप दिखावा कर रहे हैं। यहाँ पे फीलिंग दिखावा नहीं है, यहाँ पे एक्शन दिखावा है। और यकीन मानिए, यदि मैं इसको यदि रिजल्ट के फॉर्म में देखूंगा, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, लेकिन खुशी नहीं मिलने वाली। और यदि मैं इसको कर्म के साथ भी जोड़ूंगा, तो डेफिनेटली ये अच्छा कर्म भी नहीं देगा।
सो फीलिंग और एक्शन हमेशा मैच करते हुए होने चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी। सो ये फीलिंग्स आती कहाँ से हैं वो हम जरा समझ लेते हैं। ये जो ब्रेन स्टेम है देख रहे हैं आप, ये इंस्टिंक्टिव ब्रेन दिख रहा है जहाँ पर ग्रीन रंग का एरो जा रहा है। ये जो ब्रेन है ये हम लोग जब रेप्टिलियन हुआ करते थे तब हमारे पास ये ब्रेन हुआ करता था। इस ब्रेन का काम सिर्फ था सर्वाइवल, सेल्फ डिफेंस, इतना ही काम था। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा इवॉल्व हुए और हम लोग मैमेलियन में पहुंचे तो हमारे पास इमोशनल ब्रेन आया। इमोशनल ब्रेन जब आया तो बहुत सारी चीजें हमारे ब्रेन में चेंज हुई। हमें एक ऑर्गन मिला जिसे बोलते हैं हम एमेगडेला। एमेगडेला एक ऐसा ऑर्गन है जो आपका इमोशंस फीलिंग्स पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। जिस तरीके से आप अपनी किडनी कंट्रोल नहीं कर सकते उसी तरीके से आप एमेगडेला भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी नेगेटिव फीलिंग है वो यहीं से ही आएगी, एमेगडेला से। जैसे जैसे हम और इवॉल्व हुए, हमें सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगी तो हमें ये थिंकिंग ब्रेन मिला। जो भी आपका थॉट प्रोसेस परसेप्शन है वो आपके थिंकिंग ब्रेन में सेव है। जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ हो सकता है या मेरे साथ नहीं हो सकता है, वो सारा का सारा थॉट प्रोसेस वहां पर है। और आपका जो एमेगडेला है वो वहां से आपका इंफॉर्मेशन लेता है। अगर आपके थिंकिंग ब्रेन में इंफॉर्मेशन यदि सही है तो एमेगडेला कभी भी आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं दे सकता या नेगेटिव इमोशंस नहीं दे पाएगा। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि आपके थिंकिंग ब्रेन पे काम करें और जितना ज़्यादा हो सके अपनी नेगेटिव सोच को या नेगेटिव फीलिंग को चेंज करने वाले थॉट प्रोसेस को वहां पर सेव करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। गुरप्रीत जी नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे हम लोग। सो ये करते कैसे हैं। सो एक WHO ने ये स्टेप्स दिए हुए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक स्टेप है शोइंग अप। शोइंग अप मतलब बार बार लगातार जब भी याद आए आप अपनी फीलिंग्स को देखने की कोशिश करें कि कैसा मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त या मैं कैसा फील कर रही हूँ इस वक्त। जैसे आप वो फीलिंग देख लेंगे आपको समझ में आएगा कि ये नेगेटिव फीलिंग है या पॉजिटिव फीलिंग है। ऑब्वियसली कैसा फील कर रहे हैं हम लोग समझ सकते हैं कि नेगेटिव फील कर रहे हैं या पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो द मोमेंट जैसे ही आपने नेगेटिव फील को डिटेक्ट किया तो उसके बाद का प्रोसेस होता है, स्टेप होता है स्टेपिंग आउट। आप वो फीलिंग में से बाहर आने की कोशिश करें क्योंकि वो फीलिंग आपकी आई है एमेगडेला के वजह से। जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से आप अपनी किडनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने लीवर को कंट्रोल नहीं कर सकते, फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते इनके, उसी तरह से आप एमेगडेला के फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इवोल्यूशन प्रोसेस में अभी हमारे पास इतना टैलेंट नहीं आया है कि हम लोग उसको कंट्रोल कर पाए। तो नेगेटिव फीलिंग यदि है तो ये समझ लीजिए आपके ब्रेन के उस पोर्शन से वो आ रहा है जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। उसको सिर्फ आपको पॉजिटिव थॉट्स से ही कंट्रोल करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। सो मूविंग ऑन का मतलब ये होगा कि आप अपने पॉजिटिव थॉट ऐसे जनरेट करें जो आपके कोर वैल्यू के साथ अलाइन किया जाए। अभी अनिरुद्ध आटोली जी ने जब ट्रेनिंग लिया था 21 डेज का, उसमें उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन किया था कोर वैल्यूज पे। एक पूरा दिन उस पे डेडिकेट था कोर वैल्यू पे। तो मेरा ऐसा कहना है कि कोर वैल्यू क्या है ये आप तय कर लीजिए। जब भी नेगेटिव फीलिंग आए तो अपने कोर वैल्यू के साथ अपने थॉट को अलाइन करें ताकि आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, आपकी फीलिंग भी फिर चेंज होगी। बस इतना ही कहना चाहता था मैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये मैं चाहता था कि आज के लिए ये सिनेरियो को देखकर ये बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा, इसलिए इस तरीके से बनाया गया। सिर्फ एक ख़त्म करने से पहले एक शेर सुनाना चाहूँगा मैं। ये मेरी अंदर की मस्ती है जिसने मचाई हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। थैंक यू वेरी मच। अमर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्दहीन हो चुका हूँ आपकी इस प्रस्तुति से। पर जैसा कि आपने थैंक यू। एक शायरी के साथ खत्म किया तो बहुत अर्जेंट में मैंने एक शायरी लिखी है आपके लिए। नदियां सिखाए आगे बढ़ना,
कहती चींटी कभी न रुकना, वृक्ष सिखाए भाव परोपकारी, सुदामा बतलाए सच्ची यारी, अमर जी बड़े विद्वान, सिखा गया सच्चा ज्ञान। धन्यवाद सर। अगर किसी कुछ लिटरली पूछना है तो पूछ सकता है हाँ सर। बिल्कुल, अभी तो मैं चालू किया हूँ सर, 2-3 सवाल है।